हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में आप लोग को बताने वाले हैं 12th क्लास मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कुछ सॉल्यूशन। यानी आज का इस क्लास में 12th क्लास मैथमेटिक्स में 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया था झारखंड बोर्ड के द्वारा, उसका लॉन्ग टाइप सेक्शन सी का क्वेश्चन एंड उसका सॉल्यूशन को हम आज बताने वाले हैं। इससे पहले वाले क्लास में उसी क्वेश्चन पेपर का सेक्शन ए एंड सेक्शन बी यानी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस का आंसर बता चुके हैं आप लोग को। आज का इस क्लास में हम उसी 2019 में झारखंड बोर्ड के द्वारा 12th क्लास के लिए पूछे गए मैथमेटिक्स का जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है यानी सेक्शन सी है, उसका क्वेश्चन और आंसर हम आप लोग को बताने वाले हैं। तो इसी तरह का अगर लेटेस्ट वीडियो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या मॉडल सेट या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह का अगर आपको लाभ उठाना है क्लास 11th क्लास 12th या बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर से रिलेटेड किसी तरह का, तो इस चैनल में आप लोग बने रहें। और अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो जाए और समय पर आप उसका लाभ उठा सकें। चलिए, तो आज का इस क्लास में हम क्या बताने वाले हैं आप लोग को। तो 12th क्लास मैथमेटिक्स में 2019 में झारखंड बोर्ड के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान दोगे, ये है आपका 2019 में मैथमेटिक्स के लिए क्लास 12th का पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, ये जो है आपका ध्यान दोगे यहाँ पर, ये आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स कॉमन सब्जेक्ट ये होता है क्लास 12th। इसका जो जनरल इंट्रोडक्शन है, जो पिछले वाले वीडियोज में हम आप लोग को बता चुके हैं। ठीक है, एक बार फिर भी ध्यान दे दोगे। इसमें आज का क्लास में हम सेक्शन सी का क्वेश्चन और आंसर आप लोग को बताने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में ध्यान दोगे, जिसे मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 24 में ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर 26 में ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर 27 में ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर 23 में ध्यान दोगे। यूजिंग मैट्रिसेस, यानी मैट्रिसेस का यूज करके सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। यानी ये जो आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो दिख रहा है, इसे हमें सॉल्व करना है वो भी मैट्रिक्स मेथड से। तो
लगभग लगभग हर साल इस टाइप का क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, ध्यान दोगे लॉन्ग टाइप में। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले एक मैट्रिक्स ए लेते हैं, ठीक है। एक मैट्रिक्स ए जो लेंगे, इस मैट्रिक्स ए में क्या क्या होगा वो भी ध्यान दोगे। इसमें एक्स, सबसे पहले एक्स का कोफिशिएंट यहाँ से 1 ले लिए, फिर यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 1 ले लिए, और यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट 2 ले लिए, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद यहाँ से y का कोफिशिएंट हम 1 ले लिए, यहाँ से y का कोफिशिएंट -2 ले लिए, और यहाँ से y का कोफिशिएंट -1 ले लिए, ठीक है। अब यहाँ से z का कोफिशिएंट 1 ले लिए, z का कोफिशिएंट 3 ले लिए, और z का कोफिशिएंट 1 ले लिए, ठीक है, ये आ गया। ये हमारा क्या हो गया, तो a हो गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से b लेंगे, एक वेक्टर क्या लेंगे b में, यहाँ से 3 लेंगे, फिर यहाँ से 2 लेंगे, और यहाँ से 2 लेंगे, ठीक है, ये ले लिए। इसके बाद x लेंगे, x में क्या लेंगे, सो ध्यान दोगे, x में लेंगे x y z, ये चीज लेंगे, ठीक है। इतना तो पता होना चाहिए आप लोग को। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स जो दिख रहा है इसका हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ए का मोड, ठीक है। तो सबसे पहले इसका मोड फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 1 2 1 -2 -1 1 3 1। अब इसे सॉल्व करोगे तो इसके सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने का पता होगा आप लोग को, सबसे पहले यहाँ से 1 को हम लोग लेंगे। इसके बाद ये जो 1 जिस रॉ में है वो रॉ को हटा देंगे, इस कॉलम को हटा देंगे, तो यहाँ से ये 4 टर्म बच जाएगा। तो क्या बचेगा, -2 -1, और यहाँ से 3, और यहाँ से 1, ये बच गया, ठीक है। अब फिर जब हम इसको लेते हैं तो यहाँ पर माइनस के साथ लेते हैं, -1, ठीक है। अब जब इसको -1 के साथ लेंगे तो ये और ये नेगलेक्ट होगा, तो यहाँ से 1 2 बचेगा, 1 2 और 3 1 3 1 बच गया, ठीक है। फिर जब इसको हम लोग लेंगे तो +1 के साथ लेंगे, +1 के साथ ले लिए। अब ये रो और ये कॉलम नेगलेक्ट हो गया, तो यहाँ से ये बच जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा, फिर यहाँ से 2 बचेगा, फिर यहाँ से क्या बचेगा, तो -2, फिर यहाँ से क्या बचेगा, तो -1, ये आ गया। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, ध्यान दोगे। 1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, ठीक है। और एक चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए कि यहाँ हम लोग बीच में माइनस लेते हैं अपने से, ठीक है। इसके बाद -1, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, और बीच में माइनस लेना है बीच में। अब इस 1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, ठीक है। और बीच में हम लोग क्या लेते हैं, तो माइनस लेते हैं, -2 माइनस इंटू माइनस प्लस, -1 माइनस करेंगे यहाँ पर तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 - 6 का क्या होता है, तो -5 +1, ठीक है। अब इसके बाद -1 माइनस माइनस प्लस, ये आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो +5 हो जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो +3 आएगा, +3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो +3 हो जाएगा। अब इसे ऐड करोगे तो आ जाएगा 9, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग सभी का कोफैक्टर फाइंड करेंगे। तो ध्यान दोगे, कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए में जितना सारा एलिमेंट है सबका कोफैक्टर। तो A11 फाइंड करोगे सबसे पहले। अगर हम लोग A11 फाइंड करते हैं, यानी किसका कोफैक्टर फाइंड करोगे, इस 1 का, तो क्या करोगे, ये रॉ और ये कॉलम नेगलेक्ट होगा, तो यहाँ से ये 4 टर्म बचेगा, -2 -1 3 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -3, तो बीच में क्या रहता है, माइनस रहता है,
माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना आ गया 1। A11 का वैल्यू आ गया। अब A12 फाइंड कर लेते हैं। तो अगर कोफैक्टर आप लोग फाइंड कर रहे हो तो पता होना चाहिए पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, तो अब माइनस में लेके चलेंगे, यानी इसका कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं। तो इसका कोफैक्टर फाइंड करेंगे तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम नेगलेक्ट होगा। तो 1 2 3 1, 1 2 3 1, ये आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। अब इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -5। -5 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +5 हो जाएगा। अब उसी प्रकार से हम लोग A13 फाइंड करेंगे, प्लस में आएगा ये। ठीक है, अब क्या आएगा, ये प्लस के बाद माइनस हुआ, माइनस के बाद अब फिर से प्लस हो जाएगा। इस 1 2 का फाइंड करेंगे कोफैक्टर। तो इसका कोफैक्टर फाइंड करने के लिए ये रो और ये कॉलम नेगलेक्ट होगा, तो यहाँ से ये बचेगा 1 2 -2 -1। ठीक है, ध्यान दोगे 1 2 -2 -1। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा -1। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -4 और बीच में माइनस होगा। माइनस इंटू माइनस +4, सॉल्व करोगे तो 3 आ गया। अब इसके बाद आगे हम लोग कोफैक्टर और सारा फाइंड करते हैं, ध्यान दोगे। अब अगर हम लोग कोफैक्टर फाइंड करते हैं यहाँ से A21, तो ये भी नेगेटिव होगा। ठीक है, ये जो है सो ये भी मेरा माइनस में होगा। तो ध्यान दोगे, यानी इसका कोफैक्टर फाइंड करोगे। इसका कोफैक्टर फाइंड करेंगे तो ये वाला रो कॉलम और ये कॉलम नेगलेक्ट होगा। ठीक है, ये रो नेगलेक्ट हो जाएगा, ये कॉलम नेगलेक्ट होगा, तो 1 1 -1 1 बचेगा। 1 1 -1 1, ये आ गया। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, फिर बीच में माइनस, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दोगे, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर आ जाएगा -2, क्या हो जाएगा, तो -2 आ गया। अब इसके बाद हम लोग फाइंड करते हैं 2 2, ये प्लस में आएगा, ये जो है सो प्लस के साथ आएगा इसका ये। तो ये रो और ये कॉलम नेगलेक्ट होगा। 1 2 1 1 1 2 1 1, ये आ गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, बीच में माइनस होगा, यानी -1। टू 3 माइनस के साथ आएगा। इसका कोफैक्टर फाइंड करोगे तो ये और ये नेगलेक्ट होगा। 1 1 2 -1 1 1 2 -1। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा। इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा और बीच में माइनस होगा। माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, -3 को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, +3 हो गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से 3 1 फाइंड करेंगे, ये भी प्लस में आएगा। 3 1 दैट इज इस 2 का कोफैक्टर। तो ये रो और सॉरी ये कॉलम और ये रो नेगलेक्ट होगा, तो यहाँ से ये 4 टर्म बचेगा। 1 1 -2 3 1 1 -2 3। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बीच में रहेगा ही और फिर से -2 आएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस करोगे तो 5 आ जाएगा। इसके बाद 3 2, ये माइनस के साथ आएगा। ठीक है, 3 2 यानी इसका कोफैक्टर। तो ये रो और ये कॉलम नेगलेक्ट होगा। 1 1 1 3 1 1 1 3, ये बच गया। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, बीच में माइनस होगा। ठीक है, तो 3 -1 क्या हो जाएगा, 2, और 2 को माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो -2 आ जाएगा। अब यहां से 3 3 का कोफैक्टर फाइंड करोगे।
3 3 का कोफैक्टर यानी ये रो और ये कॉलम नेगलेक्ट होगा तो ये बचेगा 1 1 1 माइनस 2 1 1 1 माइनस 2। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस, बीच में माइनस आएगा, और मल्टीप्लाई किए तो 1 आया बट बीच में माइनस रहता है, इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -3। ठीक है, अब ध्यान दोगे। अब हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए फाइंड करने का तरीका हम बताए थे, क्या बताए थे, ये जो रॉ एलिमेंट जो है ना, ये रॉ एलिमेंट का जो कोफैक्टर आया है उसको कॉलम में लिखना है। ठीक है, तो इस रॉ एलिमेंट का कोफैक्टर यहाँ पर क्या आया है, आप लोग ध्यान दोगे, 1 आया है, 5 आया है और 3 आया है। ठीक है, क्या आया है, 1 5 3 1 5 3 रॉ का, तो कहाँ लिखाएगा, कॉलम में लिखाएगा। ठीक है, कहाँ पर लिखाएगा ये, तो 1 5 3 ये आ गया। अब सेकेंड में उसके बाद आया है यहाँ से -2 -1 3, ये सेकेंड रॉ का है तो उसको कॉलम में लिखना है। ठीक है, क्या आ जाएगा, 2 माइनस में -1 और 3। ठीक है, इसके बाद 5 -2 -3। या तो ऐसा भी कर सकते हो, पहले रॉ एलिमेंट का कोफैक्टर को रॉ में ही लिख दिया जाए और बाद में ट्रांसपोज कर दिया जाए, हम डायरेक्ट कर दिए हैं। अब इसके बाद यहाँ से क्या करोगे, तो यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे इनवर्स। ठीक है, इनवर्स के लिए भी एक फॉर्मूला था, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ए, ये था फॉर्मूला। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या आया है, तो 9 आया है, तो यहाँ पर 9 पुट कर दोगे। ठीक है, अब इसके बाद एडजॉइंट का वैल्यू ये जो आया है हमारा 1 5 3 -2 -1 3 5 -2 -3। ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग x फाइंड करेंगे, तो x के लिए भी फॉर्मूला होता है जो बताया गया होगा, आप लोग को ध्यान दोगे। x के लिए फॉर्मूला होता है a इनवर्स इंटू बी, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो a इनवर्स में ये पूरा आ जाएगा 1/9 1 5 3 -2 -1 3 और 5 -2 -3। ठीक है, ये तो आ गया इनवर्स। अब b का वैल्यू जो क्वेश्चन में आया था हमारा क्या था, 3 2 2 3 2 2 ये था। ठीक है, अब इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसे क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान दोगे, ये जो रॉ है, ठीक है, ये जो रॉ दिख रहा है आपको, इस रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 1/9 तो आगे रहेगा ही, ध्यान दोगे थोड़ा सा। ये जो रॉ है, ये रॉ, इसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। सेकेंड में -2 है, -2 को ये सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा। ठीक है, इसके बाद 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 10 आएगा, प्लस में 10। सेकेंड रॉ में आ जाते हैं, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 होगा। ठीक है, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 होगा। ठीक है, अब -2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 होगा। ठीक है, अब इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 × 3 9 होगा। इसके बाद 3 × 2 6 होगा, प्लस में अब -3 से ये तो कितना आ जाएगा, -6 होगा। ठीक है, अब यहाँ से ये 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, इसे एक स्टेप यहाँ और हम बढ़ा देते हैं। तो ध्यान दोगे, इसको सॉल्व करोगे तो -1 आएगा, -1 यहाँ करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करोगे तो 6 होगा, 6 इसमें माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 9 बच गया। ठीक है, ये आ गया। अब 1/9 सभी में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा वैल्यू, 1 1 1, ये आ गया।
ये किसका वैल्यू आ गया, इस एक्स का, यानी एक्स का वैल्यू क्या था, एक्स वाई जेड, यानी इसका जो वैल्यू आ गया हमारा 1 1 1 आ गया, यानी यहाँ से x इक्वल टू 1 आ गया, y इक्वल टू 1 आ गया और z इक्वल टू 1 आ गया। इसी क्वेश्चन नंबर 23 में और में एक क्वेश्चन और है, ध्यान दोगे। क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स, इनवर्स फाइंड करना है। तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने का बहुत सारा तरीका आप लोग पढ़े हो। ठीक है, एक तो हम लोग पहले कोफैक्टर्स निकालते हैं और कोफैक्टर्स निकालने के बाद निकालते हैं वो, और एक इक्वेशन दिया हुआ रहता है उससे निकालते हैं। एक है हमारा ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में दो मेथड यूज होता है, एक रॉ ट्रांसफॉर्मेशन और एक कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, कोई एक ही यूज करना है। ठीक है, और इस मेथड से इन्वर्स तभी निकालना है जब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हुआ हो तो। ठीक है, तो चलिए ध्यान दोगे, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं कि a इक्वल टू ए इंटू आई, ये तो होगा ही, ये मेरा आई जो है सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ए होता है या उस मैट्रिक्स के बराबर होता है। ए इंटू आई इक्वल टू ए हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो ए है इस ए के जगह पर इस वैल्यू को पुट कर देंगे, 0 1 3 1 2 1 2 3 1। ठीक है, और ये जो ए दिख रहा है इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसको कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब ये जो आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें यहाँ पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो हमारा 2 ऑर्डर का भी हो सकता है, 3 ऑर्डर का भी हो सकता है, 4 ऑर्डर का भी हो सकता है, उससे हायर ऑर्डर का भी हो सकता है। बट इस क्वेश्चन में 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स चल रहा है, इसलिए हम लोग 3 ऑर्डर का लेंगे, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसा लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, अब इसमें हम लोग कोई भी रॉ ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन, कोई एक ही प्रॉपर्टी का यूज करना है, दोनों का यूज नहीं करना है। रॉ ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन यूज करते हुए जाना है। और इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है ना, इसे इस रूप में कन्वर्ट कर देना है। जैसे कि डिटर्मिनांट में 4.2 का क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है प्रॉपर्टी यूज करके। प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनांट में जिस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं उसी प्रकार से यहाँ भी सॉल्व होगा। तो उन सभी प्रॉपर्टी का या तो कंप्लीट रॉ प्रॉपर्टी या तो कंप्लीट कॉलम प्रॉपर्टी यूज करते हुए जाएंगे, और ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है उसको इस रूप में ले आना है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज, स्टेप टू स्टेप ध्यान दोगे। सबसे पहला स्टेप यहाँ पर 1 आना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दोगे यहाँ पर क्या है, 0 है, हमें यहाँ क्या लाना है, 1 लाना है। तो यहाँ पर 1 लाने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, जैसे कि ये सेकेंड रो और फर्स्ट रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए। ये जो फर्स्ट रो है उसको सेकेंड में ले आएंगे और सेकेंड को फर्स्ट में ले जाएंगे। और एक चीज, जो भी प्रॉपर्टी इसमें यूज करेंगे हम, सेम प्रॉपर्टी इसमें भी यूज होगा, बस ध्यान में यही रखना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर दिए। ठीक है, तो R1 R2 को अगर आपस में इंटरचेंज करेंगे तो ये जो R2 है वो ऊपर में आ जाएगा 1 2 3 1 2 3, ये आ गया। ठीक है, और सेकेंड को नीचे लिख देंगे 0 1 2। ठीक है, थर्ड वाले को यहाँ लिखेंगे, ये R1 R2 को आपस में इंटरचेंज किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर A लिख देंगे। ठीक है, इसमें भी वैसे ही करेंगे, ये फर्स्ट रो को सेकंड में ले आएंगे, सेकंड को फर्स्ट में ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 1 0। ठीक है, अब उसको इसमें ले आएंगे 1 0 0, थर्ड वाला वैसे ही अपनी जगह पर रह जाएगा ये। ठीक है, ये फर्स्ट रो और सेकंड रो को आपस में इंटरचेंज कर दिए। अब इसके बाद पहला स्टेप यहाँ जब ये कंप्लीट हो चुका है, दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लाएंगे और यहाँ पर 0 लाएंगे। ठीक है, तो क्या करोगे, एक स्टेप तो ऑलरेडी सॉल्व है, यहाँ 0 है, यहाँ तो पहले से 0 है। ये जो 3 जो दिख रहा है आपको, ये 3 जो दिख रहा है यहाँ हमें 0 लाना है। तो करना क्या है, ये जो 1 है इसमें 3 मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर देंगे। ये जो फर्स्ट रो है इस फर्स्ट रो में 3 मल्टीप्लाई करेंगे और इस थर्ड में
माइनस कर देंगे। यानी R3 में हम लोग क्या करेंगे, R3 में माइनस करेंगे। क्या माइनस करोगे, 3R1। क्या माइनस करेंगे, 3R1। ये R1 है, R1 में पहले 3 माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, R1 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कहाँ करेंगे, R3 में। चेंज किसको कर रहे हैं, तो R3 को। यहाँ ये लाइन लिखने का मतलब है, ये लाइन लिखने का मतलब है R3 को ही सिर्फ चेंज करना है। तो R1 R2 को पहले वैसे ही लिख लेते हैं। ये है R1, इसे उतार देते हैं। ये है R2, इसे उतार देते हैं। उतार दिए। अब R3 में क्या करना है, R3 में माइनस करना है किसको, 3R1 को। तो पहले यहाँ 3 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 को यहाँ माइनस कर दो, 0 हो गया। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 6 को यहाँ माइनस करोगे तो -5। फिर यहाँ 3 मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 9 को यहाँ माइनस करोगे तो -8। ये आ गया। सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे इसमें, तो R1 और R2 को वैसे ही उतार दोगे, उतार दिए, ठीक है। अब इसके बाद फिर इसमें 3 मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 0, यहाँ 3, यहाँ 0। इस 0 को यहाँ पर 0 माइनस करेंगे, 0। यहाँ तो 3 आ चुका है, यहाँ माइनस करेंगे तो -3 होगा। ये तो ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ बच जाएगा 1। जैसे यहाँ पर अगर हम 3 मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया, 0 3 0, और इन तीनों को यहाँ माइनस कर दिए। 0 को 0 में माइनस किए, 3 को 0 में माइनस किए, 0 को 1 में माइनस किए, तो ये रिजल्ट आ गया। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दोगे तो पहला स्टेप मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर 1 लाएंगे, यहाँ पर 1 लाएंगे। तो ऑलरेडी वहाँ पर 1 है हमारा, एक स्टेप यहाँ कंप्लीट, ठीक है। अब अगर वहाँ पर 1 है तो इस 1 के इधर नीचे 0 और ऊपर 0 लाएंगे, ये चीज़, ठीक है। तो अगर यहाँ 1 है ऑलरेडी तो इसके ऊपर में यहाँ 2 है तो वहाँ 0 लाएंगे, और 1 के नीचे यहाँ पर -5 है तो वहाँ भी 0 लाएंगे। थोड़ा सा ध्यान दोगे, यहाँ 2 है उसको 0 करना है, तो यहाँ तो 1 है ना, इस 1 में पहले 2 मल्टीप्लाई करोगे, 2 मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यानी R1 को चेंज करना है। R1 में क्या करना है, R1 माइनस 2R2। ये R2 है, R2 में यहाँ पहले 2 मल्टीप्लाई करेंगे और 2 मल्टीप्लाई करके यहाँ पर माइनस कर दोगे तो 0 हो जाएगा। अब R3 के लिए ध्यान दोगे, यहाँ पर क्या है, -5, तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दोगे, ऐड प्लस किसमें, तो R2 में 5R2, ऐसा। तो ध्यान दोगे, R1 में R1 को चेंज करना है, कैसे, R2 में 2 मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। तो पहले इसे 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 0 है ना, या 2 मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट तो वही रहेगा, 0 ही। 0 को इसमें माइनस करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, 2 को इस 2 में माइनस कर दोगे 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, 4 को यहाँ माइनस करेंगे तो -1 आएगा, ठीक है। R2 को तो हम चेंज कर नहीं रहे हैं, R1 R3 को चेंज कर रहे हैं ना, R2 को चेंज नहीं करना है, तो R2 वैसे ही आ जाएगा, R2 आ गया वैसे ही। R3 में क्या करना है कि R2 में 5 मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। तो R2 में 5 मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो वही तरह जाएगा, 0 का 0, इस 0 को यहाँ 0 में ऐड करेंगे 0 होगा। यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा, 5 को इस -5 में ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 10 होगा, 10 को इसमें ऐड करेंगे तो 2 आएगा, ये आ गया। सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे इधर, R1 को चेंज करना है, कैसे, R2 में 2 मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड माइनस करना है। तो इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 2 को यहाँ माइनस करोगे -2, इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, 0 को यहाँ माइनस करेंगे तो 1 होगा। इसमें 2 मल्टीप्लाई करोगे 0 ही होगा, 0 को यहाँ माइनस करोगे 0 होगा, कोई चेंज नहीं होगा उधर। अब सेकंड के लिए R2 में 5 मल्टीप्लाई करो, यहाँ 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 0, अब इसमें ऐड कर दोगे, 5 को यहाँ ऐड करो, लेकिन उससे पहले R2 को वैसे ही उतार दो, R2 1 0 0, R2 वैसे ही उतार दिया। फिर यहाँ 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, 5 को यहाँ ऐड करो 5, बाकी दोनों में तो 0 है, मल्टीप्लाई कुछ भी करेंगे तो 0 ही रहेगा। अब उसको ऐड करोगे तो ऐसे ही रहेगा रिजल्ट, कोई चेंज तो होगा नहीं, ये आ गया। अब इसके बाद ध्यान दोगे,
अब इसके बाद अगला स्टेप हम यहाँ पर 1 लाएंगे, मतलब डायगोनली हमारा 1 आना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ 1 लाने के लिए ध्यान दोगे, ये क्या है, 2 है, यहाँ देखोगे यहाँ पर 2 है। ठीक है, यहाँ 1 लाना है, यहाँ पर हमें 1 लाना है। तो करना क्या है, इस रॉ को 2 से डिवाइड करोगे। अब बोलोगे कॉलम को भी डिवाइड कर सकते थे, तो अभी हम क्या बताए थे, हर जगह रॉ प्रॉपर्टी ही तो चल रहा है ना, कहीं भी कॉलम अब यूज नहीं करना है, पूरे में पूरे रॉ या पूरे में पूरे कॉलम। तो इस रॉ को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0 ही रहेगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब इन सभी को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 0/2 0/2 2/2, तो यहाँ 0 0 1 आ जाएगा। इसमें भी वैसे ही करेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड करोगे तो एक नज़र डाल लोगे यहाँ पर 5/2 -3/2 और 1/2 आ गया। ठीक है, इसका अगला स्टेप यहीं पर समझा दे ले रहे हैं पहले हम क्या होगा। इसका अगला स्टेप के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 0 0 लाना चाहेंगे हम। ठीक है, उधर हमें क्या करना है, तो 0 लाना है। तो अब ध्यान दोगे, अभी जो बताएं 2 से डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, ध्यान दोगे 1 0 -1 0 1 2 और 0 0 1 आ जाएगा। ठीक है, इधर वाला में R1 R2 को तो चेंज करना नहीं है, तो R1 R2 को वैसे ही उतार देंगे तो क्या आ जाएगा, -2 1 0 1 0 0। अब इसे 2 से डिवाइड कर रहे थे तो 5/2 हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा और 1/2 हो जाएगा, ये आ गया। अब इसके बाद अभी क्या बताए थे, ये दोनों 0 होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स ही 1 1 1 होना चाहिए, बाकी इन दोनों 0। तो इस 1 को यहाँ पर ऐड करेंगे, तो उसके लिए R3 को R1 में ऐड करना होगा, R1 में ऐड करना होगा R3 को। इसके बाद इसमें 2 मल्टीप्लाई करके इस 2 में माइनस करोगे, R2 में R2 - 2 R1, तो यहाँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये आ जाएगा हमारा रिजल्ट। सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, इधर R1 में R3 ऐड करेंगे, तो ये 5/2 को -2 में ऐड करोगे, -2 में 5/2 को ऐड करोगे तो 1/2 आ जाएगा। अब ये 1 में -3/2 को ऐड करोगे तो -1/2 आ जाएगा, -1/2। अब इस 1/2 को इसमें ऐड करोगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद R2 के लिए पहले R1 में 2 मल्टीप्लाई करोगे, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 2 कट जाएगा सबका, और बाकी फिर माइनस कर दोगे, तो 5 को इसमें माइनस करेंगे तो -4, इसको इसमें माइनस करोगे तो +3, इसको इसमें माइनस करोगे तो -1, बाकी R3 जो है सो है वही रह जाएगा, ये आ गया। और यहाँ इंटू में क्या था, तो ए था, ये आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट। ये आप लोग को पता होगा कि ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई होता है, ये इतना तो पता होगा। एक मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आइडेंटिटी होता है, तो इन दोनों को ए को इससे मल्टीप्लाई किए तो आइडेंटिटी आया, इसका मतलब इस ए का ये मेरा इन्वर्स होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू 1/2 -4 5/2, फिर -1/2 3 -3/2 1/2 -1 1/2, ये आ गया इसका इन्वर्स। क्वेश्चन नंबर 24 में ध्यान दोगे, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम ऑफ ए फंक्शन एफ गिवन बाय। ये जो फंक्शन है इस इंटरवल के लिए इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो जब हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम की बात की जाती है तो सेकंड डेरिवेटिव्स का यूज नहीं होता है। ठीक है, ध्यान दोगे, एक ही बार डिफरेंशिएट होता है। सबसे पहले इसे एक बार हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, पावर इसका आगे आ जाएगा तो आ जाएगा 6x², इसका पावर आगे आ जाएगा तो आ जाएगा 30x, ये पावर आगे x³ का क्या हो जाएगा, पावर आगे आएगा और पावर 1 माइनस हो जाएगा, तो पावर आगे जैसे ही आएगा मल्टीप्लाई होकर 6 हो गया और पावर 1 माइनस हो गया तो 2 हो गया।
ये पावर आगे आके मल्टीप्लाई हो गया तो 30 हो गया, पावर एक माइनस हुआ तो 1 हो गया, इस x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो यहाँ से 36 बच गया। यहाँ से हम लोग 6 अगर कॉमन ले लें तो ये बचेगा। अब इसे फैक्टराइज करोगे x कॉमन लेंगे तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ से -3 बचेगा। अब यहाँ से हम -2 कॉमन ले लेंगे, -2, तो x -3 हो जाएगा। x -3 कॉमन ले लिए, फिर यहाँ से x -2 ये आ गया। ठीक है, इसके बाद पुट करेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। पुट f डैश x इक्वल टू 0, f डैश x इक्वल टू हम लोग 0 पुट कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ से x -3 इक्वल टू 0 लेंगे तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा। फिर यहाँ से x -2 इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। बट यहाँ इंटरवल दिया हुआ है हमारा 1 5। ठीक है, तो ध्यान दोगे फॉर इंटरवल 1 to 5, तो x का वैल्यू क्या क्या आ गया, इसका एक्सट्रीम पॉइंट 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया और फिर 5 आया। ये 4 पॉइंट आया। इसी 4 पॉइंट में हम लोग इसका यहाँ से एफ एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। जो सबसे ग्रेटर होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा और जो सबसे छोटा होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम होगा। ठीक है, तो ध्यान दोगे। अब यहां से हम लोग फाइंड करेंगे f1। तो जहां जहां x है वहां वहां हम लोग 1 ले लेंगे। ठीक है, तो जहां जहां x है वहां वहां 1 लेंगे तो क्या आएगा, सो ध्यान दोगे। 1 का क्यूब 1 होगा, 2 इंटू 1, फिर यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होगा, 15 इंटू 1, फिर 36 इंटू 1 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 2 - 15 प्लस 36 प्लस 1। ठीक है, अब इसे सॉल्व करोगे, प्लस 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 वाले को अगर हम लोग ऐड कर दें तो 39 आ जाएगा, 39 - 15 करते हैं तो 24 हो जाएगा। ठीक है, अब f2 फाइंड करेंगे तो यहाँ पर 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और 36 इंटू 2 प्लस में 1, इसका 16, 60, 72 प्लस 1। अब इसे सॉल्व करोगे, प्लस 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 वाले को पहले हम लोग ऐड करेंगे, 89 - 60, माइनस करोगे तो आ जाएगा 29। ठीक है, अब f3 फाइंड करोगे तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, 2 इंटू 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आएगा, प्लस 36 इंटू 3 प्लस 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो 54, मल्टीप्लाई करेंगे तो 135, मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 और प्लस में 1, प्लस 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 वाले को ऐड करेंगे तो 163 माइनस 135। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर दोगे, इसको इसमें माइनस करेंगे 8, 5 में 3 जाएगा तो 2, 28 आ गया। अब अगर हम लोग f5 फाइंड करेंगे तो यहाँ से 5 का पावर 3 125 माइनस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 36 इंटू 5। अब इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ध्यान दोगे यहाँ पर आ जाएगा 250, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे
तो 375 यहाँ पर आ जाएगा 180 प्लस 1। अब यहाँ पर सेम उसी प्रकार से ऐड कर दोगे, इस प्लस वाले को ऐड करोगे तो आ जाएगा 56। यानी इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हमारा 56 आ गया 5 पॉइंट पर, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आ गया मेरा 24। तो यहाँ पर लिख दोगे हैंस एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 56 at x equal to 5 and absolute minimum value is 24 at x equal to 1. Find the area of the region bounded by the parabola and line. क्वेश्चन नंबर 25 है, ये है मेरा पैराबोला का इक्वेशन और ये है मेरा लाइन। इन दोनों से जो एरिया बॉन्डेड होगा, जो रीजन बॉन्डेड होगा, उस रीजन का एरिया निकालना है। तो सबसे पहला चीज़ ध्यान में रखोगे, ये अगर पैराबोला का इक्वेशन है तो पैराबोला का इक्वेशन कौन सा एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। तो पता होना चाहिए, अगर y में इवन पावर है तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, और अगर x में अगर इवन पावर है तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। तो यानी यहाँ y में इवन है, y में पावर 2 है, तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, और अगर हम लोग x का मान 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू भी 0 आ जाता है, मतलब ये 0 0 यानी ओरिजिन से पास करेगा। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर पैराबोला 1 इज symmetrical about x axis and passing through origin, और origin से पास कर रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान दोगे, इसका डायग्राम बनाएंगे हम लोग। ये एक्स एक्सिस है ना हमारा, एक्स एक्सिस के अगर यहाँ पर जहाँ प्लस है यहाँ पर -4x अगर होता तो y के नेगेटिव में बनाते हम लोग, पॉजिटिव में बनाए क्योंकि पॉजिटिव है। अब एक लाइन है x इक्वल टू 3, तो हम सपोज कर लेते हैं x इक्वल टू 3, यहाँ एक लाइन है, ये एक लाइन है। ठीक है, यहाँ x इक्वल टू 3 है, तो ये जो पैराबोला है और ये जो लाइन है, इससे बॉन्डेड ये जो रीजन है, इसका एरिया निकालना है हमें, ये निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये ऊपर वाला एरिया निकाल लेंगे और इसके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ध्यान दोगे, यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, यहाँ पर x का वैल्यू 0 है और यहाँ पर x का वैल्यू 3, यानी x का वैल्यू 0 से x का वैल्यू 3 तक हम इंटीग्रेट करेंगे। ध्यान दोगे, रिक्वायर्ड एरिया अब हम लोग यहाँ पर अगर एरिया फाइंड करते हैं तो ध्यान दोगे, यहाँ जो लिमिट है 0 है और यहाँ जो लिमिट है वो 3 है, यानी 0 से 3 तक लेके चलेंगे, 0 से 3 तक लेके चलेंगे। ठीक है, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि इसके ऊपर भी एरिया है और नीचे भी एरिया है। ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। लिमिट अगर यहाँ पर हम लिए हैं किस चीज़ का, x का लिमिट लिए हैं, x का अगर लिमिट लिए हैं तो यहाँ पर y dx होगा।
ये अब यहाँ से हम लोग y का मान निकालेंगे, तो ये जो है सो इसमें रूट आ जाएगा। रिक्वायर्ड एरिया, तो एक चीज़ हमेशा याद रखोगे, जो फॉर्मूला हम लोग यूज कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पर y रहता है तो यहाँ dx होगा, ठीक है। और यहाँ अगर x होता है तो यहाँ पर dy होता है। और यहाँ अगर dx है तो यहाँ पर x का लिमिट होगा, और अगर यहाँ dy है तो y का लिमिट होगा। तो हम लोग को लिमिट किसका पता है, तो x का लिमिट पता है ना, तो इसीलिए हम dx लिए। और यहाँ dx आया तो इसीलिए यहाँ पर y आ गया। और x एक्सिस के ऊपर और नीचे सेम है, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। और चूंकि यहाँ पर dx है, तो जब तक यहाँ मेरा x रहेगा नहीं, हम इसे इंटीग्रेट कर नहीं सकते हैं। तो अब यहाँ से हम y का मान निकाल लिए, ये स्क्वायर इधर अंडर रूट हो गया, तो अंडर रूट 4x हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये जो रूट 4 है वो बाहर आ जाएगा 2, ठीक है। और ये रूट x को लिख सकते हैं x टू दी पावर 1/2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 होगा। अब इंटीग्रेशन में ध्यान दोगे, x टू दी पावर 1/2 है। इंटीग्रेशन में आखिर क्या होता है, इंटीग्रेशन में पावर जो है सो एक बढ़ जाता है। इंटीग्रेशन में पावर जो है सो एक बढ़ता है। तो जब हम लोग 1/2 में एक ऐड करेंगे तो 3/2 होगा। x का पावर कितना हो जाएगा, तो 3/2, और यही 3/2 नीचे आ जाएगा। और यहाँ 0 और 3। अब ये जो 3/2 है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4 × 2/3, ठीक है। ध्यान दोगे, इस 3 को यहाँ पुट करोगे, 3 का पावर 3/2 और फिर 0, ये आ गया। अब इसे यहां मल्टीप्लाई करेंगे 8/3, ठीक है। अब 3 का पावर यही रह जाएगा। ये जो 3 का पावर जो 3 है ना, इसे हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 3 और फिर से पावर 1/2, ऐसा लिख सकते हैं। 3 का पावर 3 और अलग से 1/2। तो ध्यान दोगे, ये जो 3 का पावर 3 है, 3 × 3 × 3 3 टाइम्स लिखेंगे, और पावर 1/2 के लिए हम अंडर रूट लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं इसे हम लोग, पावर 3 के लिए 3 टाइम्स और पावर 1/2 के बदले रूट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, एक 3 बाहर आ जाएगा, √3 रह जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो इसका 8√3 आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। यूजिंग इंटीग्रेशन 25 का और में क्वेश्चन और है, ध्यान दोगे। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। वर्टिसेस ये दिया हुआ है, यानी एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगुलर रीजन है, उसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। और उस ट्रायंगल का 3 वर्टिसेस हमारा ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इस ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे, ध्यान दोगे। इसमें हम पॉइंट ले लेते हैं 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब ध्यान दोगे, एक पॉइंट है 10 पर, ये 10 यहाँ पर होगा, ये एक पॉइंट आ गया, ठीक है। ए 10, एक पॉइंट है 2,2, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 2 लेंगे तो पॉइंट इस तरह से यहाँ कहीं आ जाएगा, ये, ठीक है। ये आ गया हमारा बी 2,2, ठीक है।
अब एक लेंगे 3 1, यहाँ से 3 और यहाँ से 1, ये ठीक है। अब इसे ज्वाइन कर दोगे, इसे ज्वाइन करेंगे, इसे ज्वाइन करेंगे और इसे ज्वाइन करेंगे। ये जो हमारा ट्रायंगल जो तैयार हुआ ना ए बी सी, इसी का हमें एरिया फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना है कि ए बी का हमें इक्वेशन निकाल लेते हैं, बी सी का इक्वेशन निकाल लेते हैं और इस ए सी का इक्वेशन निकाल लेते हैं जिसका यूज होने वाला है। ठीक है, अब कैसे निकालोगे? 2 पॉइंट फॉर्म से, बाय 2 पॉइंट्स फॉर्म। इक्वेशन ऑफ ए बी या 2 पॉइंट्स फॉर्म इक्वेशन ऑफ ए लाइन। पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म्स के अनुसार एक लाइन का इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय y2 माइनस वाई वन, x माइनस एक्स वन बाय x2 माइनस एक्स वन। ये फॉर्मूला है। ठीक है, ध्यान दोगे। बाय 2 पॉइंट्स फॉर्म इक्वेशन ऑफ ए लाइन, 2 पॉइंट फॉर्म्स के अनुसार एक लाइन का इक्वेशन हमारा ये फॉर्मूला है y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई y2 माइनस वाई वन इक्वल टू x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस एक्स वन। तब इस फॉर्मूला का यूज करते हुए हम लोग सभी का इक्वेशन निकालेंगे। अब क्वेश्चन है कि आखिर इसी का क्यों यूज किया गया? क्योंकि जब ए बी का हम इक्वेशन निकालेंगे तो ए बी का वर्टेक्स दिया हुआ है, इसमें एक पॉइंट बी दिया हुआ है और एक पॉइंट ए, यानी ए बी हमारा 2 पॉइंट से पास कर रहा है। ए बी जिस 2 पॉइंट से पास कर रहा है वो दिया हुआ है, तो उसका यूज करके हम इसका इक्वेशन निकालेंगे। ध्यान दोगे, इक्वेशन ऑफ ए बी। अगर ए बी का इक्वेशन निकालना है तो इसे अगर हम x1 y1 मानते हैं तो ये x2 y2 होगा, या ऐसा भी कर सकते हैं इसी को हम x1 y1 मान लें और इसे x2 y2, किसी को ही मान सकते हैं। बट अगर ए बी को निकाल रहे हैं ना तो ए और बी का ही यूज करना है। ठीक है, तो y माइनस, अगर इसे हम x1 y1 मान लेते हैं, x1 y1 तो y1 का वैल्यू 0, तो यहाँ y1 के जहाँ पर 0 आ गया। ये x2 y2 है तो y2 का वैल्यू 2, तो y2 के जहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 माइनस 0। x1 का वैल्यू 1 तो 1 ले लिए, और x2 का वैल्यू 2 तो 2 माइनस 1 ले लिए। अब इसे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा y बाई 2 और इधर आ जाएगा x माइनस 1 बाई 1। ठीक है, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? y इक्वल टू 2x माइनस 2। ये y का वैल्यू किसके लिए आया? ए बी के लिए। अब उसी प्रकार से हम लोग बी सी के लिए भी फाइंड करेंगे। इक्वेशन ऑफ बी सी, तो फॉर्मूला हमारा सेम है, इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो y रह जाएगा। y1 के जगह पर क्या लेंगे? तो y1 के जगह पर आ जाएगा, किसी को ले लेते हैं, ये x1 y1 और ये x2 y2। तो y1 का वैल्यू 2 है, 2 ले लिए। y2 का वैल्यू 1 है तो 1 माइनस 2 हो गया। ठीक है, x माइनस x1 का वैल्यू 2 है और x2 का वैल्यू 3 है तो 3 माइनस 2 आ गया। अब इसे सॉल्व करोगे, y माइनस 2 बाय माइनस 1 और यहाँ से x माइनस 2 बाय 1, ये माइनस वहाँ मल्टीप्लाई होगा तो y माइनस 2 इक्वल टू माइनस एक्स और प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस 2 को उधर प्लस में ले जाओगे तो y का वैल्यू आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 2। ये हमारा BC के लिए भी आ गया। अब हम लोग AC के लिए निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ AC, तो ध्यान दोगे y माइनस, इसे हम y1 मान लेते हैं 0 और y2 ले लेते हैं 1, फिर x1 ले लेते हैं 1 और x2 ले लेते हैं 3।
यानी y का वैल्यू आ गया 1/2 x माइनस 1। ठीक है, तीनों लाइन के लिए x y का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए। अब हम लोग इसका एरिया फाइंड करेंगे, ध्यान दोगे। ध्यान दोगे, रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए ध्यान दो क्या करेंगे। सबसे पहले डायग्राम में ध्यान दोगे। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इसके बाद यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब यहां पर एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सो ध्यान दो। सबसे पहले हम लोग यहां पर नेमिंग कर लेते हैं। m ले लेते हैं, यहां n ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान दोगे यहां पर एरिया AMB प्लस एरिया BMNCB माइनस एरिया ANC। ठीक है, ध्यान दोगे AMB यानी ये पूरा एरिया हम लोग पहले फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद BMNC यानी ये एरिया फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और दोनों को ऐड कर देंगे। तो उसमें क्या होगा, हमें ये जो एरिया निकालना था उसका एक एक्स्ट्रा एरिया निकल जा रहा है, ये उसको माइनस कर देंगे। ANC को माइनस कर दिए। फिर से हम रिपीट करते हैं, ध्यान दोगे। हमें तो एरिया निकालना था, ये इस ट्रायंगल का एरिया हमें फाइंड करना था। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये एरिया फाइंड कर लिए, फिर ये वाला एरिया फाइंड कर लिए और ऐड कर दिए। तो ऐड करने से क्या हो गया यहाँ पर कि जो एरिया रीजन हमें निकालना था वो, और ये एक्स्ट्रा एरिया नीचे वाला भी निकल गया। तो उसमें क्या करेंगे, ये नीचे वाले एरिया को माइनस करना पड़ेगा, ANC। तो वही काम हम वहाँ किए। ठीक है, तो AMB का एरिया निकालने के लिए ध्यान दोगे तो ये कौन सा लाइन से बॉन्डेड है, तो AB से बॉन्डेड है। कहाँ से कहाँ तक है, A से M तक, मतलब 1 से 2 तक। यानी 1 से 2 तक इंटीग्रेट करेंगे और यूज किसका करेंगे, तो AB का। तो ध्यान दोगे यहाँ पर ये आ जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे 1 से 2 और y किसका लेंगे, तो AB का लेंगे dx प्लस। अब इसके बाद फिर लिमिट यूज करेंगे 2 से 3, 2 से 3 और यूज किसका करेंगे, तो BC का 2 से 3 और y कहां से लेंगे, BC से। फिर माइनस, फिर लिमिट लेंगे 1 से 3, 1 से 3 और यूज किसका करेंगे, तो AC का 1 से 3 और y कहां से लेंगे, तो AC से। ठीक है, तो ध्यान दोगे यहां पर AB से y का जो वैल्यू आया है हमारा, AB से y का वैल्यू यहां नीचे निकाले हुए हैं। सबसे नीचे 2x माइनस 2। इसके बाद BC से जो एरिया हम y फाइंड किए हैं, -x + 4, -x + 4। AC से जो फाइंड किए हैं यहाँ पर, यहाँ नीचे है। ठीक है, यहाँ 1/2 x - 1, 1/2 x - 1। अब इसे इंटीग्रेट करोगे तो ध्यान दोगे यहाँ पर, इसे इंटीग्रेट करोगे तो x का पावर 1 है, तो पावर 1 बढ़ जाएगा तो 2 हो जाएगा और वही नीचे आ जाएगा 2x² 2। -2 का इंटीग्रेशन तो 2x होता है, प्लस इसके बाद -x को इंटीग्रेट करोगे तो -x² 2 आएगा, प्लस 4 को इंटीग्रेट करोगे तो 4x। लिमिट आ जाएगा 2 से 3। फिर ये -1/2 बाहर आ जाएगा,
ठीक है। अब इस x को इंटीग्रेट करोगे x²/2 माइनस 1 को इंटीग्रेट करोगे तो x आ जाएगा और लिमिट 1 से 3 होगा, लिमिट 1 से 3। अब ध्यान दोगे, इसे सॉल्व करोगे, ये 2 से 2 तो पहले कैंसिल हो जाएगा। इस 2 को यहाँ पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, इस 2 को यहाँ पुट करोगे तो 2 इंटू 2 का 4, ठीक है। अब 1 पुट करेंगे तो साइन को चेंज करोगे, पहले लोअर लिमिट को पुट करने से पहले साइन चेंज होता है ना, तो इसको यहाँ पर पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा और साइन चेंज हो जाएगा तो 1, पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इस 1 को यहाँ पुट करोगे 2 इंटू 1 तो 2 आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है, प्लस। अब इस 3 को यहाँ पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 तो माइनस 9/2, इस 3 को यहाँ पुट करोगे तो 12, ठीक है। अब लोअर लिमिट में जैसे ही हम लोग आते हैं तो यहाँ पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस 2 को यहाँ पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4/2, फिर यहाँ प्लस है तो लोअर लिमिट पुट करने से पहले माइनस कर दोगे, इस 2 को यहाँ पुट करोगे तो 4 इंटू 2 का 8 आ जाएगा। अब ये -1/2, अब इस 3 को यहाँ पुट करोगे 3² यानी 9/2 माइनस, अब इस 3 को यहाँ पुट करेंगे तो 3 आ गया, ठीक है। अब इसे यहाँ पुट करेंगे -1/2, ठीक है, इसको यहाँ पुट करोगे तो +1। अब इसे सॉल्व करना है हमें। सबसे पहले तो 4 से 4 कैंसिल होगा, इसको सॉल्व करोगे तो 1 आएगा, इसे यहाँ कैंसिल करेंगे तो 2 हो जाएगा, -9/2, 12 + 2 14, 14 में से 8 माइनस होगा तो 6 बचेगा, -1/2, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान दोगे 9/2 में से -1/2 करोगे तो 8/2 हो जाएगा, -3 और +1 का -2 होगा, ये कैंसिल होगा तो आ जाएगा 4, 4 में से 2 माइनस होगा तो 2 बचेगा, 1 + 6 का 7, ठीक है, -1/2, 4 - 2 का 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 बच गया, 7 - 1 का 6। अब यहाँ एलसीएम लोगे, एलसीएम लेंगे तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा, 12 - 9/2 दैट इज 3/2, 3/2 स्क्वायर यूनिट, यानी इसका आंसर क्या आ गया, तो 3/2 स्क्वायर यूनिट। यानी सबसे पहले शॉर्ट में एक बार हम समझा देते हैं, आप लोग ध्यान दोगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें एक ट्रायंगुलर रीजन रहेगा और उसका 3 वर्टिसेस दिया रहेगा, सबसे पहले उस वर्टेक्स की सहायता से हम ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेने के बाद तीनों साइड्स का इक्वेशन हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल लेंगे। उसके बाद ये जो 3 साइड्स जो दिया हुआ है, इस साइड से बॉन्डेड एरिया हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा, फिर इस साइड से बॉन्डेड एरिया हमारा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। हमें इस साइड से ये ट्रायंगल का एरिया निकालना था, लेकिन जब इन दोनों का हम यूज किए, इस लाइन का और इस लाइन का, तो ये पूरा एरिया और ये पूरा एरिया आ गया, ये नीचे का एरिया एक्स्ट्रा आ गया, उसको फिर यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, माइनस कर दिए, और फिर उसको जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर दिए, इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 26 में ध्यान दोगे, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको स्क्रीन में दिख रहा है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ जो dy/dx के साथ x log x है, इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग, डिवाइडिंग बाय x log x। तो x log x से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो यहां से कट जाएगा, तो क्या बचेगा, dy/dx बचेगा, इसमें आ जाएगा 1/x log x इंटू वाई, ठीक है, ये आ जाएगा। इसमें भी डिवाइड करोगे x log x, तो ध्यान दोगे
यहाँ से log x टू log x कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 2/x²। अब इससे पहले एक थोड़ा सा प्रॉपर्टी देखना है। एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है dy/dx। इस रूप में जो इक्वेशन होता है उसे हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, जिसमें से p एंड q क्या होगा, या तो कांस्टेंट होगा या तो फंक्शन ऑफ x होगा। ठीक है, ध्यान दोगे, अगर यहाँ पर y है तो यहाँ पर y होना चाहिए, और अगर यहाँ पर x है तो ये p और q जो है सो x का फंक्शन होना चाहिए या तो फिर कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये भी इक्वेशन हमारा उसी फॉर्म में है। तो यहाँ लिख सकते हैं इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, it is a linear differential equation of the form dy by dx plus py equal to q, यानी इस रूप का ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस रूप का जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें सबसे पहले हम लोग IF फाइंड करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर? तो e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। ठीक है, और इसके बाद इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, सो ध्यान दोगे। जनरल सॉल्यूशन होता है YIF इक्वल टू QIF dx, और यहाँ इंटीग्रेशन का साइन होता है। ये होता है इसका जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर भी हम लोग इसका जनरल सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। तो जनरल सॉल्यूशन निकालने से पहले हम लोग IF निकालेंगे। IF निकालने से पहले P क्या है, तो ध्यान दोगे P किसको बोलते हैं, ये y के साथ जो यहाँ मल्टीप्लाई रहता है उसे P बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में ध्यान दोगे, यहाँ पर y के साथ ये कंप्लीट है, तो हमारा p का वैल्यू हो जाएगा 1/x log x, ये p का वैल्यू हो गया। और q का वैल्यू क्या है, इधर जो कांस्टेंट रहता है 2/x², ये कांस्टेंट हो गया। अब हम लोग यहाँ से IF निकालेंगे, e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx, ये आ गया, e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx आ गया। ठीक है, ध्यान दोगे। ये जो p है, p का वैल्यू क्या है, तो p का वैल्यू हम लोग ये लिए 1/x log x, 1/x log x। ठीक है, और इसके बाद dx क्या आ गया, dx। अब सबसे बड़ी समस्या है हमारा यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करना। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। तो ध्यान दोगे थोड़ा सा, इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1/log x dx/x, ये लिख सकते हो। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो log x है इसे हम लोग लेट कर लेंगे। पुट log x इक्वल टू क्या लेट कर लिए, y। अब इसे अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर दें, यहाँ देख लोगे, अगर इसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ भी d/dx और यहाँ भी d/dx लग जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा 1/x, और इधर हो जाएगा dy/dx। ठीक है, ध्यान दोगे, dx को इधर मल्टीप्लाई करोगे, dx/x इक्वल टू dy। अब यहाँ जो IF जो हमारा आया था, IF क्या था, IF का वैल्यू आया था इंटीग्रेशन 1/log x dx/x, ये आया था। ठीक है, यहाँ रिपीट कर दिए हैं हम, आप लोग को रिपीट करना जरूरी नहीं है। तो log x को हम लोग y लेट किए हैं तो 1/y हो जाएगा, और dx/x का क्या है, dy। ठीक है, अब अगर हम लोग इसे इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन तो पढ़े होंगे, 1/y को इंटीग्रेट करेंगे तो log y हो जाएगा। एक चीज ये भी पढ़े हो कि जब e और log दोनों प्रेजेंट रहता है तो दोनों हट जाता है और y आ जाता है, तो यहाँ से y आ जाएगा। और y किसको लेट किए थे, log x को, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आ गया है log x। अब हम लोग जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे यहाँ पर। जनरल सॉल्यूशन भी, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, YIF इंटीग्रेशन QIF dx। IF का वैल्यू क्या आया, तो IF का वैल्यू आ गया है log x, तो यहां हम लोग log x पुट कर देंगे। फिर Q क्या है,
क्यू का वैल्यू हमारा ये है, यहाँ से 2/x², और आई एफ का वैल्यू है log x dx। अब इसे ध्यान दोगे, यहां पर इसे फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा बाय पार्ट्स अप्लाई करके। अब इसमें ध्यान दोगे, इसे थोड़ा सा हमें रीअरेंज करने की जरूरत है, तो इसे लिखेंगे y log x 2/x इंटू log x और dx/x, ऐसा लिखे हैं हम लोग। ये जो x² है, इस x² को हम दो जगह कर दिए, यहाँ पर और यहाँ पर। ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि dx/x का जो वैल्यू आया है हमारा, dx/x का वैल्यू यहाँ देखोगे dy, तो इसके जगह पर dy आ जाएगा। ठीक है, log y को हम लोग क्या लेट किए हैं, y, तो यहाँ पर y आ जाएगा। बच जाता है हमारा इस x का। इस x का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से निकाल लें, यहाँ से अगर x का वैल्यू निकाल लें तो e⁻y आ जाएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन 2/e⁻y, इसका हो जाएगा y और इसका हो जाएगा dy। ठीक है, इधर नहीं वैसा कुछ करना है। ठीक है, इसे इंटीग्रेट करेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हम ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था हमें, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से y प्रेजेंट था। क्वेश्चन में तो पहले से y प्रेजेंट था। तो जब इसे हम लेट कर रहे थे यहाँ पर जब इसे हम लेट कर रहे थे तो हमें y लेट नहीं करना चाहिए था, कुछ नया लेट करते। तो t लेट कर लिए, तो यहाँ पर भी हमारा t हो जाएगा। ठीक है, अब इधर भी थोड़ा सा ध्यान दोगे, जहाँ जहाँ y लिए हैं वहाँ पर y डबल, जो चीज़ क्वेश्चन में है पहले से उसको हम y लेट नहीं कर सकते हैं, कुछ नया लेट करना पड़ेगा। यानी यहाँ तक t आ गया है हमारा। यहाँ t हो गया, यहाँ t हो गया, यहाँ पर t हो गया, तो यहाँ पर भी t आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर से जब हम, हाँ ये y ठीक है, ये जो y है हमारा इस इक्वेशन से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, उसमें कोई समस्या नहीं है। यहाँ जो हमारा y है, ये इधर जो y आ रहा है, अब यहाँ पर मेरा y नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ t होगा, यहाँ भी t होगा, यहाँ भी t होगा। अब ये e⁻ जो t है, डिवाइड में ध्यान दोगे थोड़ा सा, यहाँ पर e⁻ जो t है इसको ऊपर ले जाएंगे तो -t हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे जो e⁻t था उसको ऊपर लेंगे तो क्या हो गया, -t। अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग इसमें बाय पार्ट्स का प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ध्यान दोगे। तो इसमें t को बाहर ले लोगे और e⁻t को इंटीग्रेट करोगे, माइनस जिसे बाहर लिए हैं उसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, और जिसे इंटीग्रेट किए हो उसको फिर से इंटीग्रेट कर दोगे, और यहाँ बाहर में फिर से t हो जाएगा। ये जो e⁻t है, अगर इसे इंटीग्रेट करोगे तो -e⁻t होगा, तो यानी आ जाएगा -t e⁻t, इसका 1 और इसका -e⁻t। ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे -2t e⁻t, ये यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और इसका क्या आएगा, -e⁻t, यानी -2 e⁻t हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग पुट कर देंगे वैल्यू को, t किसे लेट किए थे, तो log x को। ठीक है, t = log x था और e⁻t का x था। ध्यान दोगे यहाँ पर थोड़ा सा, इधर t = क्या था, log x, और x = क्या था, e⁻t, मतलब e⁻t के जहाँ पर x हो जाएगा और t के जहाँ पर log x हो जाएगा। ध्यान दोगे थोड़ा सा, यहाँ जहाँ पर t है वहाँ पर log x हो जाएगा, 2 log x। ठीक है, और e⁻t जो माइनस में है डिवाइड में चल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ से 2/e⁻t
और ई टू द पावर टी का क्या है, ई टू द पावर टी का है एक्स, तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा। ये किसका वैल्यू आया, ये एक्चुअली में वैल्यू हमारा जो आ रहा है, ध्यान दोगे थोड़ा सा, ये जो वैल्यू हमारा आ रहा है इसका वैल्यू आ रहा है y log x का, यानी y log x इक्वल टू आ गया -2 log x बाई एक्स माइनस 2 बाई एक्स। अब इस x को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे और log x को उधर डिवाइड कर दोगे, तो इधर आ जाएगा y log x, और log x यहाँ डिवाइड में चला जाएगा तो -2, और इधर आ जाएगा -2 बाई log x, ये आ गया। और जब हम लोग यहाँ पर इसे इंटीग्रेट किए हैं तो यहाँ प्लस में c हो जाएगा। शुरू से भी हम लोग c लिखते हुए आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दोगे उसी 26 में और में क्वेश्चन और है, x डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स टेन वाई बाई एक्स, और इसमें कंडीशन दिया हुआ है, मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन आया था वो हमारा जनरल सॉल्यूशन था, और इसमें जो सॉल्यूशन हमारा आ रहा है ये क्या है, ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन है। ठीक है, तो बनेगा वैसे ही। ठीक है, तो पहले जनरल सॉल्यूशन हम लोग निकाल लेंगे, वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था। अब ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा, इसमें कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा सॉल्यूशन करना पड़ेगा, ध्यान दोगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर देंगे x से, डिवाइडिंग बाय x, तो डिवाइड बाय डी एक्स, यहाँ y बाय एक्स, और यहां से x कट जाएगा, यहां से डिवाइड बाय डी एक्स का वैल्यू फाइंड करोगे तो ये माइनस उधर प्लस में चला जाएगा, ये आ गया। ठीक है, एक्चुअली में ये हमारा, ध्यान दोगे तो इसको होमोजीनियस की तरह बनाएंगे हम लोग। ठीक है, y बाई एक्स आ रहा है हमारा, तो इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे y इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, अब इसे डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ध्यान दोगे थोड़ा सा, यहां से आ जाएगा dy बाई डी एक्स, इसके बाद इसे भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहां से v कॉमन लेंगे, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस x को बाहर लेंगे, v को डिफ्रेंशिएट करेंगे, dx बाई डी एक्स का 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहां से v प्लस x dv बाई डी एक्स, ये आ गया। अब इक्वेशन 1 का हम यूज करेंगे फिर से, यूजिंग इक्वेशन 1, ध्यान दोगे थोड़ा सा, जहां पर डी वाई बाई डी एक्स है, ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पर हम लोग v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स पुट कर देंगे, और ये x सब यहाँ डिवाइड में आएगा, या ऐसा भी कर सकते हैं जहां पर y है वहां पर वी एक्स पुट करते चले जाएंगे, ध्यान दोगे। इसके जगह पर हम पुट कर देते हैं v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, अब इसमें यहां से x इधर डिवाइड में आ जाएगा तो y बाई एक्स का v हो जाएगा, v प्लस 10v, ये v से v कैंसिल हो गया, तो x dv बाई डी एक्स इक्वल टू 10v आ गया। 10v को इधर डिवाइड कर दोगे, इन दोनों को उधर ले जाओगे, तो इसे हम सेपरेट करके इस प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसा। अब इसे इंटीग्रेट कर दोगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो यहां पर आ जाएगा इंटीग्रेशन, ये 1 बाई 10 का कॉट हो जाएगा, तो पढ़े होगे कॉट का इंटीग्रेशन लॉग साइन होता है, लॉग साइन भी हो गया, और इसका लॉग एक्स प्लस में लॉग सी। ठीक है, अब ध्यान दोगे फिर से यहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे v का y बाई एक्स। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हो, तो लिख सकते हैं log c इंटू एक्स,
प्लस में है ना, तो प्रोडक्ट में आ जाएगा। लॉग से लॉग यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, साइन वाई बाई एक्स इक्वल टू आ जाएगा सी एक्स। इसे इक्वेशन 2 मान लिए। और जो कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में यहाँ पर, जब y का वैल्यू पाई बाई 2 होगा तो x का वैल्यू 1 होगा, उसको यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, ध्यान दोगे। पुट y इक्वल टू पाई बाई 2 एंड x इक्वल टू 1, तो यहाँ पर 1 पुट कर देंगे तो c बचेगा, और यहाँ पर 1 और यहाँ पर पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 इक्वल टू c। ठीक है, तो ध्यान दोगे, साइन पाई बाई 2 इक्वल टू c। साइन पाई बाई 2 इक्वल टू सी आ जाएगा, जिसका वैल्यू 1 होता है, यानी c इक्वल टू 1 हो गया फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में ध्यान दोगे, c का वैल्यू जो 1 आ चुका है, यहाँ पर 1 पुट करेंगे, तो साइन वाई बाई एक्स इक्वल टू साइन वाई बाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। अब यहाँ से साइन को अगर उधर ले जाओगे तो इन्वर्स में चला जाएगा, साइन इन्वर्स x हो जाएगा। ठीक है, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x साइन इन्वर्स x हो जाएगा, ये आ जाएगा। ये आ गया इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन। जब भी रीजन दिया हुआ रहता है, कंडीशन दिया रहता है, तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन आता है। क्वेश्चन नंबर 27 में ध्यान दोगे, क्वेश्चन है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हम अलग से एक वीडियो बना के रखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम शॉर्ट में बताने वाले हैं, बहुत लॉन्ग हो रहा है वीडियो। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को अगर डिटेल पूर्वक आप जानना चाहते हो तो सर्च करोगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बाय आरपी ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, तो आ जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में ही सिर्फ एक वीडियो बना हुआ है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप से 2 ठो लाइन रहेगा और उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होती है, तो कार्टेशियन इक्वेशन है। अगर लाइन हमारा वेक्टर फॉर्म में भी है, सॉरी ये वेक्टर फॉर्म है, ये जो इक्वेशन है मेरा वेक्टर फॉर्म है। जब कार्टेशियन फॉर्म में जब 2 लाइन रहता है तो उसके लिए भी हम शॉर्टेज डिस्टेंस उसमें बताए हुए हैं। ठीक है, हो सकता है वैसा आ जाए आपके साथ एग्जाम में, तो ध्यान दोगे। सबसे पहले इस तरह से 2 ठो इक्वेशन जब दिया रहेगा ना, तो ये हमारा हो जाएगा a1, ये हो जाएगा हमारा a2, जो कि हम a1 a2 ले लिए और दोनों को माइनस करके निकाल लिए। ठीक है, यहाँ से b1 और ये b2, तो b1 b2 निकाल लिए, उसका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिए। ठीक है, ध्यान दोगे। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद हम b1 क्रॉस b2 का मोड भी निकाल लिए और फॉर्मूला अप्लाई कर दिए शॉर्टेज डिस्टेंस का। इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर दिए हैं, इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दिए हैं, इसका मोड जो वैल्यू आया वो पुट कर दिए हैं और इसे हम लोग सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, हम इसका सिर्फ सॉल्यूशन आप लोग को बता दे रहे हैं कि शॉर्टेज डिस्टेंस के बारे में कम डिटेल पूर्वक अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो सर्च करोगे शॉर्टेज डिस्टेंस बाय आरपी ऑनलाइन क्लासेस, आ जाएगा आपका सॉल्यूशन। ठीक है, तो ध्यान दोगे। इसके बाद 28 में 2 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो हम जो 2025 का जो मॉडल सेट है झारखंड बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया है, उसमें इसका सॉल्यूशन हम बता चुके हैं, इसलिए इसमें हम नहीं बता रहे हैं, वहाँ सर्च करके देखोगे। मॉडल सेट झारखंड बोर्ड के द्वारा जो जारी की गई है 2025 का, उसमें हम ये क्वेश्चन बताए हुए हैं। इसका और में जो एक क्वेश्चन है, हम वो क्वेश्चन आप लोग को बताने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी 28 में, और में एक क्वेश्चन और है, ध्यान दोगे। A person buys 50 tickets of a lottery in each of which his chance of winning a prize is 1 by 100. What is the probability that he will win a prize at least once, exactly once, at least twice? तो ध्यान दोगे। सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द विनिंग प्राइज इन 50 टिकट्स। 50 टिकट्स में से प्राइज विन करने का, जीतने का जो चांसेस है उसे हम लोग x मान लिए हैं। ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो हमारा क्या है, एक बर्नौली ट्रायल्स है। उसमें एक्सपेरिमेंट कितना है 50, n इक्वल टू 50 हो गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यहाँ 1 by 100 है। प्राइज जीतने की जो चांसेस है 1 by 100, मतलब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हमारा p यानी 1 by 100 है। और फेल्योर उसको 1 में माइनस कर देंगे तो 99 by 100 आ जाएगा। ये हमारा बर्नौली ट्रायल्स का जो थ्योरम होता है प्रोबेबिलिटी में, उसका ये फॉर्मूला है n कॉम्बिनेशन x q टू दी पावर n माइनस एक्स और p टू दी पावर x। तो हम लोग क्या किए हैं, जहाँ n है वहाँ पर हम 50 ले लिए, जहाँ q है वहाँ 99 by 100 कर दिए, जहाँ पर p है वहाँ 1 by 100 कर दिए। अब फर्स्ट में क्या है, विनिंग एट लीस्ट वंस, मतलब एटलीस्ट 1, मतलब कम से कम एक बार तो उसे प्राइज जीतना ही है।
तो क्या किए हम, 1 में भी x लेस देन 1, मतलब एटलीस्ट 1, मतलब कम से कम एक बार वो प्राइज जीतेगा ही जीतेगा, ऐसा नहीं होगा कि एक बार भी ना जीते। तो हम क्या किए, 1 में 1 से लेस देन वाले को, मतलब नहीं जीतने का जो चांसेस है, जीरो का जो रिजल्ट है उसको देखो, 1 में हम जीरो वाले रिजल्ट को माइनस कर दिए हैं। अब x 1 को तो 1 रहने दिए, x में क्या है 0, तो इस फॉर्मूला में जहां जहां x है वहां पर हम 0 पुट कर दिए हैं, तो इसका वैल्यू 1 हो गया, इसका वैल्यू 1 हो गया, बाकी ये हमारा रह गया। ठीक है, अब सेकंड में क्या दिया हुआ था, एग्जैक्टली वंस। अगर एग्जैक्टली वंस है तो x के जहां पर यहाँ जो है हमारा x में 1 पुट कर दिए, x में यहाँ 1 पुट कर दी, इसमें जहां जहां x है वहां वहां 1 पुट कर दिए हैं। अब इसका वैल्यू 50 हो गया, 50 से 100 कट गया, 2 आ गया, 1/2 को आगे मल्टीप्लाई करके हम उसे लिख दिए हैं। ठीक है, अब इसे ध्यान दोगे। इसके बाद नेक्स्ट में है एग्जैक्टली एटलीस्ट ट्वाइस, यानी 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक। हम क्या किए हैं कि 1 में हम 0 और 1 को माइनस कर दिए हैं। अब एक बार x का वैल्यू हम लोग 0 पुट करेंगे यहाँ पर तो रिजल्ट ये आएगा, फिर एक बार x का वैल्यू यहाँ 1 पुट करेंगे तो रिजल्ट हमारा ये आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, इसे सॉल्व किए हैं तो हमारा ये आ गया है। अब इन दोनों में से कॉमन आ गया है 99/100 टू दी पावर 49, तो यहाँ पर बच गया 99/100 और यहाँ 1/2 बच गया। अब इसमें हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व कर दिए तो रिजल्ट हमारा ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, ध्यान दो। सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली, यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को ग्राफिकली सॉल्व करना है, जिसमें से गिवन है मिनिमाइज, ये हमारा मिनिमाइज दिया हुआ है, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स हमारा ये 3 इक्वेशंस दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले इसमें क्या करते हैं तो ध्यान दोगे, सबसे पहले हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ 2, ये जो 2 है इसका कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेने का सीधा सा मतलब है, यहाँ जो भी चीज रहे, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, उसको हटा करके इक्वल टू ले लेना है। ठीक है, अब इसमें हम लोग जब x का वैल्यू, y का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू 10 आ जाएगा, और जब x का 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 5 आ जाएगा, यानी ये कहाँ से पास करेगा तो 10 0 से और 0 5 से। ठीक है, तो ध्यान दोगे यहाँ पर ग्राफ में हम जो पॉइंट ड्रॉ कर रहे हैं, पहले इसको समझ लेते हैं क्लियरली। द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ 3 का कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन सिमिलरली वैसे ही अगर हम ले लेते हैं और देखते हैं तो ये कहाँ से पास कर रहा है तो 8 0 से और 0 6 से। ठीक है, अब अगर हम 0 0 पुट करते हैं, कहाँ पर 0 0 पुट करते हैं, ध्यान दोगे, अगर यहाँ पर x का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, y का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, जो कि एक फॉल्स रिजल्ट है। ठीक है, यानी इसमें ओरिजिन लाइज नहीं करेगा। इसमें 0 और इसमें 0 पुट करते हैं तो 0 लेस देन इक्वल टू 24 आएगा, जो कि मेरा करेक्ट रिजल्ट है, सही रिजल्ट है, यानी इसमें ओरिजिन लाइज करेगा, इसमें ओरिजिन लाइज नहीं करेगा, जो कि हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, ओरिजिन लाइज इन 3 बट नॉट लाई 2। आल्सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या है कि ये रीजन जो है सो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो ध्यान दोगे, हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान दोगे, y एक्सिस और x एक्सिस ले लिए, उसमें रीडिंग 2 4 6 8 10 का इंटरवल लेके चले हैं। तुम चाहोगे तो आप लोग 1 1 का भी लेके चल सकते हो, 5 का भी इंटरवल लेके चल सकते हो। तो एक कहाँ से पास कर रहा है तो 0 10 से और 0 5 से, तो यहाँ से हम पास करवा दिए एक लाइन को। दूसरा पास कर रहा है 0 8 से और 0, ये 8 0 है, ये है 10 0। ठीक है, और ये 0 5 यहाँ 0 5। ठीक है, 4 और ये 6 है, यहाँ 6 है, 4 और 6 के बीच में होगा। ठीक है, इसके बाद ध्यान दोगे 6 जो है सो हमारा यहाँ पर है, थोड़ा सा ध्यान देना है, कंफ्यूजन यहाँ नहीं होना चाहिए। 6 जो है सो हमारा यहाँ पर है, यहाँ, तो ये मेरा 5 होगा। ठीक है, और एक 0 5 और 0 5 और 10 0 से पास कर रहा है, एक 0 6 और 8 0 से पास कर रहा है, पास करवा दिए। अब चूंकि ये जो हमारा था ये इसमें ओरिजिन लाइज नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब जिसमें ओरिजिन लाइज नहीं कर रहा है इसका ऊपर का सॉल्यूशन होगा, ऊपर मतलब ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, और जिधर ओरिजिन नहीं है उधर होगा, तो इसके ऊपर चला गया ये लाइन, और इसमें ओरिजिन लाइज कर रहा था तो इसके नीचे होगा, तो इसके इस लाइन के नीचे और इसके ऊपर का कॉमन सॉल्यूशन हमें ढूंढना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये रीजन हमारा आया, जिसमें से एक पॉइंट 0 6 दिया हुआ है, एक पॉइंट हमारा 0 5 दिया हुआ है। ये निकालने के लिए हम लोग क्या किए कि इन दोनों का जो इक्वेशन तैयार किए थे x + 2y, यहाँ पर ध्यान दोगे थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पर x + 2y = 10 और 3x + 4y = 24, इन दोनों को सॉल्व किए। तो हम क्या किए हैं कि यहाँ पर हम 3 मल्टीप्लाई कर दिए, तो 3x 6y और 30 आ गया, और यहाँ से इसको ऐसे ही ले लिए और इसे हम लोग सॉल्व किए, ध्यान दोगे थोड़ा सा। ठीक है, सॉल्व किए यहाँ पर, तो x का y का वैल्यू हमारा 3 आ गया है और x का वैल्यू क्या आ गया है तो 4 आ गया, यानी यहाँ हमारा 4 3 हो गया। अब z का वैल्यू हम फाइंड करेंगे, z का वैल्यू a में, तो a के लिए क्या है 0 6, तो यहाँ पर 0 पुट कर दिए तो 0 आ गया, यहाँ 6 पुट कर दिए तो हमारा 300 आ गया, ऐड कर दिए तो 300। वैसे ही b के लिए हम 0 5 लिए, यहाँ 0 हो गया और यहाँ पर 5 पुट किए तो हमारा आ गया 250 आ गया। और c के लिए 4 3 था, तो यहाँ 4 पुट किए, यहाँ 3 पुट किए तो हमारा 230 आ गया। मिनिमम वैल्यू निकालना था
तो मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 230 एट ए पॉइंट 43। यहां पर एक लाइन और अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो दी कॉर्नर पॉइंट्स, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फेसिबल सॉल्यूशन आर, क्या क्या आया है, ए आया है, पॉइंट क्या है तो 0.6, बी आया है, क्या आया है तो 0.5 और सी आया है 4.3। यहां पर थोड़ा सा ऐड कर सकते हो। तो ये था हमारा 2019 में झारखंड बोर्ड के द्वारा 12th क्लास आर्ट्स कॉमर्स और साइंस के लिए मैथमेटिक्स में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें ध्यान दोगे, अगर इसमें 2023, 24, 25 के कोई बच्चे हैं और अगर इसको सॉल्व कर रहे तो इसमें से कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आउट है सिलेबस से, जिसमें से एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हम लोग बर्नौलीज थ्योरम वाला क्वेश्चन जो यूज किए पहला क्वेश्चन, ठीक है, और इन्वर्स बाय दी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ये दो क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन सब आपका सिलेबस का है, तो इसे देख करके आप एग्जाम का आगे का प्रिपरेशन कर सकते हो, रिजल्ट बेहतर बना सकते हो, और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले समय के लिए। ठीक है, तो आई होप आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो। ठीक है, तो वीडियो को एक लाइक कर दें, शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा आपका जितने सर्कल में है सभी उसका लाभ उठा सकें। और ये तो आज का इस क्लास में हम इसका जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन था यानी सेक्शन सी का जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन बताए हैं, और सेक्शन ए और सेक्शन बी का जो सॉल्यूशन है हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। तो इसी तरह का और सारा रिलेटेड वीडियो हम बना के रखे हुए हैं अपने चैनल में, जो अपलोड किया हुआ है। मॉडल सेट हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, प्रीवियस ईयर मॉडल सेट हो, इन सभी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको देख करके, इसका स्टडी करके, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आप एग्जाम में बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। तो एक बार एटलीस्ट कम से कम इसको सब्सक्राइब करके चैनल को, इसमें जितने सारे वीडियो आपके लिए अपलोड करके रखा गया है उसको कम से कम एक बार जरूर देखें। चलिए धन्यवाद, नए टॉपिक में फिर से हम आएंगे।